हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसकी डिफिनेशन क्या है। आपने देखा था कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने दो तरीके से डिफाइन किया था। एक हमने डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर से के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसमें जो करंट फ्लो होती है उसके रेशियो को हम उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम R इक्वल टू वी अपान आई से डिनोट करते हैं। तो ये R इक्वल टू वी अपान आई ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डिफिनेशन है, या इसको डिफाइन करता है। दूसरी डिफिनेशन हमने आपको ये बताया था कि जब भी चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो कंडक्टर में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे और इलेक्ट्रॉन्स का अपने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से उनके चलने में कुछ रुकावट पैदा होती है, हिंड्रेंस होती है या अपोजिशन होती है। उसी को हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दूसरी डिफिनेशन हमने बताया था, द अपोजिशन offered by a conductor in the flow of electric current is called electrical resistance। ये आपको बताया था, ये दो हेडिंग डिस्कस किया था। अब हम आगे डिस्कस करने, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू में बता रहा हूँ कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किसी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे। देखिए आप, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिटिव आयन, ये है पॉजिटिव आयन, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे किसी मेटल्स के अंदर तो ये जाकर के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। जब ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी इन आयंस को ट्रांसफर हो जाएगी, और इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दे कोलिजन में। जब इन आयंस को एनर्जी मिल जाएगी तो इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, साथ साथ वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है। तो कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यही कारण है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, मीन्स वो हीटेड हो जाता है। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन collide with the positive ion, it transfer some of its kinetic energy gained by electric field to the vibration of the to the vibrating ions। मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी उसने गेन किया है वो आयंस को ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ आयन इंक्रीजेज। जो आयंस हैं उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। Hence kinetic energy of electron is converted into vibrational energy of ion। VE का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी, VE का क्या मतलब है, वाइब्रेशनल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आयन की वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। देयरफॉर कंडक्टर इज हीटेड, इसलिए कंडक्टर क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो हीटअप हो जाता है, और उसका रीजन यही होता है। अब हम देखें कि
रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, हम यहाँ से उसको डिराइव कर सकते हैं। करंट I इक्वल टू होता है NEAVD। करंट I इक्वल टू होता है NEAVD। ये रिलेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। और VD जो होता है, VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD की वैल्यू होती है स्मॉल e इंटू कैपिटल E m अपॉन टाउ। VD की वैल्यू होती है स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ होती है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो करंट I आ जाएगी NE स्क्वायर अपॉन m A इंटू टाउ इंटू E आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E इक्वल टू V अपॉन L होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन L होती है। तो I इक्वल टू NE स्क्वायर, I इक्वल टू NE स्क्वायर अपॉन m टाउ इंटू A इंटू V अपॉन L होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू होगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन m इंटू A अपॉन L इंटू V हो जाएगा। यहाँ से I इक्वल टू NE स्क्वायर अपॉन m टाउ इंटू A अपॉन L इंटू V हो जाएगा। अब अगर ये हम V को अब V इक्वल टू यहाँ से राइट करना चाहें तो V इक्वल टू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू m इंटू L हो जाएगा। V इक्वल टू राइट करेंगे, V को हम लेफ्ट में ला लें, बाकी सबको राइट में कर दें, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A हो जाएगा। V इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A इंटू I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जितनी क्वांटिटी है m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A, ये कांस्टेंट है। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर ना चेंज करें, देखिए ब्रैकेट के अंदर जितनी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है एक गिवन कंडक्टर के लिए। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लें, हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इक्वल टू RI, V इक्वल टू RI, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, V इक्वल टू RI, ये हमने ओम्स लॉ से लिखा है, तो कंपेयर कर लें तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A। R इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A। अब इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम देखें कि R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस एक लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और एक ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और एक m अपॉन NE स्क्वायर टाउ पर डिपेंड कर रहा है। तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब एक गिवन टेम्परेचर पर, एक गिवन मटेरियल के लिए ये जो ब्रैकेट की अंदर क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होगी। यहाँ m क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है एक गिवन कंडक्टर के लिए गिवन टेम्परेचर पर ये चीज कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से अब आप देखिए कि यहाँ से अब हमें पता लग जाएगा, इसको हम नाम देते हैं रो। क्या नाम देते हैं, रो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि R L पर डिपेंड कर रहा है, R A पर डिपेंड कर रहा है, और R इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इन पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि R किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, अब उस फॉर्मूले से हमें ये बात क्लियर हो गई कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। हमें उस फॉर्मूले से ये बात क्लियर हो गई कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मीन्स अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली हम, अब क्वेश्चन आता है कौन सी लेंथ, ये वो लेंथ होती है जितनी जिसके अलोंग करंट ट्रेवल करती है।
ये वो लेंथ होती है कंडक्टर के अंदर या मीडियम के अंदर जिस लेंथ के अलोंग करंट जो है वो फ्लो करती है, जितनी लेंथ वो फ्लो करती है जिस लेंथ के अलोंग। जैसे इस कंडक्टर की बात करें तो करंट यहाँ पर इंटर करेगी, यहाँ पर लीव करेगी, तो ये लेंथ करंट जो है ट्रेवल करेगी तो ये लेंथ हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर यल हम वो लेंथ कंसीडर करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर की या मीडियम की जितनी लेंथ जो है करंट ट्रेवल करती है। या ऐसे कहिए कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर के जिस एंड पर करंट इंटर कर रही है और जिस एंड पर लीव कर रही है, दोनों एंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ लेंथ यल ली जाती है। अब मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर लेंथ पर रेजिस्टेंस क्यों डिपेंड करता है। इसका सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर ज्यादा डिस्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर कम लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा तो कम कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर के अंदर या कंडक्टिंग मीडियम के अंदर ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे तो अपोजिशन भी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से पहला कंक्लूजन ये आया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। लेंथ डबल कर दोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ कर दोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक ना। एक लंबे वायर या एक लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जब लॉन्ग वायर होगा या लेंथ ज्यादा होगी उसमें चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो फिर उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस हमेशा किन्हीं दो पॉइंट के बीच में फाइंड आउट किया जाता है या किन्हीं दो सरफेस के बीच में देखा जाता है। जैसे ये कंडक्टर है तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, या तो हम इन दोनों सरफेस के बीच में देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस हमेशा किन्हीं दो पॉइंट के बीच में या किन्हीं दो सरफेस के बीच में कंसीडर किया जाता है। ये कोई वायर है, एक सरफेस इसका ये है, दूसरा सरफेस ये है, तो इसके बीच में हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। या ये कोई कंडक्टर है, एक पॉइंट हम P ले लें, दूसरा पॉइंट Q ले लें, तो P और Q दो पॉइंट के बीच में हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के या कंडक्टिंग मीडियम के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो है डिस्कस किया जाता है या किन्हीं दो सरफेस के बीच में डिस्कस किया जाता है। तो कंडक्टर में, कंडक्टिंग वायर में जिस एंड पर करंट इंटर कर रही है और जहां से लीव कर रही है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ लेंथ ली जाएगी। अब अगला देखिए, नेक्स्ट है R प्रोपोर्शनल 1/A। R प्रोपोर्शनल 1/A, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, कंडक्टिंग वायर का या किसी कंडक्टिंग मीडियम का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। तो करंट यहां से इंटर करेगी यहां से, और यहां से करंट जो है वो लीव करेगी ये। तो जो किसी भी कंडक्टिंग वायर का या कंडक्टिंग मीडियम का जो रेजिस्टेंस है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर एक मोटा वायर होगा, एक थिक वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन कोई एक पतला वायर होगा, थिन वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। या ऐसे कहिए कि जिस वायर की रेडियस ज्यादा होगी, ठीक ना, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिस वायर का रेडियस या डायमीटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहां से ये क्वेश्चन उठता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हो जाता है। इसको आप ऐसा समझिए कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वायर मोटा होगा,
थिक होगा तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, और ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब भी वायर थिक या होता है या मोटा होता है तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए ज्यादा जगह या ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, और उनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन कम होता है। कोलिजन कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर वायर पतला होता है, थिन होता है, तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए कम स्पेस अवेलेबल होता है, उनका कोलिजन ज्यादा होता है आपके पॉजिटिव आयन से, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ये एरिया हम कौन सा एरिया कंसीडर करें? ये एरिया वो एरिया कंडक्टर का लिया जाता है जो करंट के नॉर्मल होता है, जो करंट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस वाले कंडक्टर में हम बात करें तो यहाँ पर करंट इंटर कर रही है तो इसके नॉर्मल एरिया ये वाला सरफेस आ जाएगा या ये वाला सरफेस आ जाएगा, तो हम इस सरफेस का एरिया कंसीडर करेंगे। तो जहां से करंट इंटर कर रही है, करंट के इंटर करते समय करंट के नॉर्मल जो एरिया होगा या करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो जब करंट इंटर करेगी तो करंट के नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए सपोज कर लो ये कोई कंडक्टर है। अब अगर आप बैटरी इधर से, बैटरी इन दोनों इंड के क्रॉस, बैटरी का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी का निगेटिव यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर लो बैटरी का पॉजिटिव आप यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी का निगेटिव यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, तो करंट यहां पर इंटर करेगी, यहां लीव करेगी। तो लेंथ आपको ये लेना पड़ेगा, एरिया आप क्रॉस सेक्शन ये लेंगे। करंट ऐसे इंटर कर रही है और इधर से लीव कर रही है, तो एरिया आप क्रॉस सेक्शन ये लेंगे, लेंथ आपको ये लेनी पड़ेगी। जब वही बैटरी अगर आप ऐसे अप्लाई कर देंगे, बैटरी का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव यहां से, तो करंट यहां से इंटर करेगी, यहां से लीव करेगी, फिर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लेंगे, लेंथ हमें ये लेना पड़ेगा। अगर यही हम कंडक्टर को ऐसे रख करके बैटरी का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट करें, निगेटिव यहां से कनेक्ट करें, करंट यहां पर इंटर करेगी, यहां से लीव करेगी, तो एरिया हमें ये लेना पड़ेगा, लेंथ हम ये लेंगे। तो किसी कंडक्टर की कौन सी लेंथ हम कंसीडर करें रेजिस्टेंस में, कौन सा एरिया क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें, ये बैटरी के जोड़ने पर डिपेंड करता है कि बैटरी को हम कनेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। अगर बैटरी के कनेक्ट करने का तरीका हम चेंज कर देंगे तो लेंथ चेंज हो सकती है, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बात ध्यान रखना है कि हम लेंथ कौन सा कंसीडर करें, एरिया क्रॉस सेक्शन कौन सा कंसीडर करें। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि उस कंडक्टिंग वायर में करंट इंटर किस पॉइंट पर कर रही, लीव किस पॉइंट पर कर रही। जिस पॉइंट पर इंटर कर रही, जहां से लीव कर रही, उसके बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ एल ले लेंगे। और जहां पर इंटर कर रही करंट जिस डायरेक्शन फ्लो कर रही, तो करंट के परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो एरिया होगा उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां से इन दोनों बोथ इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, बोथ इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L अपान A मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L अपान A मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम मटेरियल के कई वायर दे दिए जाए, सेम मटेरियल के कई वायर दे दिए जाएं जिनकी लेंथ अलग अलग हो, जिनकी रेडियस अलग अलग हो, तो जिस वायर के लिए L अपान A की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस वायर के लिए L अपान A की वैल्यू कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आपको कह दें कि एक वायर है जो 10 सेंटीमीटर का है, उसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है, एक वायर है जो 20 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस 2 मिलीमीटर है, एक वायर है जो 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसकी रेडियस जो है 4 मिलीमीटर है। बताइए इनमें किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा? तो आप यहाँ रेडियस से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो जिसके लिए L अपान A की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, जिसके लिए L अपान A की वैल्यू मिनिमम आएगी उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो आपने देखा कि R प्रोपोर्शनल L अपान A है, तो रेजिस्टेंस L अपान A के रेशियो से डिसाइड होगा।
अब जहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर लगाते हैं। जहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वहां पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर रो अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर रो यूज कर रहे हैं। तो रो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है जिसको हम गिवन मटेरियल की रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर रो एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है या प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है। इसको हम रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। तो आपका फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। R इक्वल टू रो यल अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। अब यहाँ पर 3 क्वांटिटी हैं, एक रो है, एक यल है, एक ए है। ठीक ना? रो हो गया रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर, मींस वो कंडक्टिंग वायर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी रो है। मान लो कापर का बना है तो रो जो है कापर के लिए अलग होगा। मान लीजिए वो सिल्वर का बना है तो रो सिल्वर के लिए अलग होगा। मान लीजिए वो सेमीकंडक्टर का बना है वायर तो सेमीकंडक्टर के लिए रो अलग होगा। तो रो जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है कि वो प्योर मेटल है या इम्प्योर मेटल है। तो रो ये जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसकी वैल्यू 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है वायर के कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या वो कापर का बना है या सिल्वर का बना है या जिंक का बना है या आयरन का बना है या सेमीकंडक्टर का बना है, इस पर डिपेंड करता है। और हर एक मटेरियल के लिए रो अलग अलग होता है। दूसरी बात टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वायर का टेम्परेचर कितना है या कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो मटेरियल प्योर है या इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी के प्रेजेंस होने से भी ये रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो रजिस्टिविटी इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है। तो रो जो है वो 3 फैक्टर से डिसाइड होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर and temperature of the wire and resistivity and impurity of the wire। बाकी डिटेल में डिस्कशन अभी हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से अब आपने देखा कि जो है R इक्वल टू रो यल अपॉन ए आ गया। तो रेजिस्टेंस अब यहाँ से रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर पता लग गया। एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एक ए पर डिपेंड करता है और एक रो पर डिपेंड करता है। और रो जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस भी किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो आपने देखा यहाँ से कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इससे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से फॉर्मूले क्या बनेंगे? अब चलिए 1 बाई 1 हम उनको डिस्कस करते हैं। अब हम 1 बाई 1 उनको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपका फॉर्मूला आया था रो R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। R इक्वल टू आया था रो यल अपॉन ए। यहाँ पर रो रजिस्टिविटी है, अब वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे तो रो चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर मटेरियल नहीं चेंज करेंगे तो रो नहीं चेंज होगा और उस केस में मटेरियल सेम रहेगा। चलो हम इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल के केस ले लेते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। इफ मटेरियल्स आर डिफरेंट रो विल बी डिफरेंट। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रो डिफरेंट हो जाएगा। हमने देखिए ये एक वायर ले लिया, सपोज कर लो ये कॉपर का है, इसकी रजिस्टिविटी रो 1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, लेंथ इसकी L1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है।
हमने एक ये वायर ले लिया, ये कॉपर का है, इसकी रजिस्टिविटी ρ1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, लेंथ L1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 ले लिया। ये हमने एक दूसरे मटेरियल का ले लिया, हमने मटेरियल चेंज कर दिया, ये हमने एल्युमिनियम का लिया है, ये हमने कॉपर का लिया है, तो रो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो इसकी रजिस्टिविटी ρ2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसकी लेंथ L2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा R1 अपान, देखिए R इक्वल टू है ρL अपान A, और रो दोनों का डिफरेंट है तो रो को भी कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू ρ1 अपान ρ2 इंटू L1 अपान L2 हो जाएगा, इंटू A2 अपान A1 हो जाएगा। A2 A1 दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L1 L2 दोनों की लेंथ है, ρ1 ρ2 दोनों की रजिस्टिविटी है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला रिजल्ट है, इसको लर्न रखेंगे आप लोग, इसको मेमोराइज कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल में ये रिजल्ट आपको काम आएगा। तो जब भी टू डिफरेंट मटेरियल्स के वायर दिए गए हों और उनकी लेंथ दी जाए, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जाए और उनकी रजिस्टिविटी दी जाए, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना हो या न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे R1 अपान R2 इक्वल टू ρ1 अपान ρ2 इंटू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 यूज करेंगे। अब देखिए सेकंड केस में हमने टू डिफरेंट वायर्स लिए हैं लेकिन सेम मटेरियल के लिए हैं। देखिए सेम मटेरियल है तो रो उनका सेम हो जाएगा, तो यहाँ से ρ1 ρ2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी लेंथ L1 है, रजिस्टिविटी रो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी भी रजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। दोनों देखिए कॉपर वायर के लिए गए हैं तो मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम होगी। अब इनका फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट नंबर सेकंड हो गया, इसको आपको लर्न कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि जब सेम मटेरियल के टू डिफरेंट वायर्स हो उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करना हो तो हम R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 यूज करते हैं, और जब डिफरेंट मटेरियल्स के टू वायर्स हो उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करना हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट डिफरेंट मटेरियल्स के वायर के लिए यूज किया जाएगा और ये रिजल्ट जो है सेम मटेरियल के वायर के लिए यूज किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, R इक्वल टू है ρL अपान A। यहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर हम सिलेंड्रिकल वायर लें, जैसे ये वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, और ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इफ वी टेक सिलेंड्रिकल वायर, अगर हम सिलेंड्रिकल वायर को ले लें तो एरिया हो जाएगा A इक्वल टू πr² हो जाएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में डायामीटर आपको गिवन होता है, अगर हम डायामीटर को D मान लें तो D इक्वल टू हो जाएगा 2r, D इक्वल टू आपका हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा 2r, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा D अपान 2, मीन्स डायामीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस डायामीटर की हाफ हो जाएगी। अब आप अगर एरिया निकालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा πr², R हो जाएगा D/2 का होल स्क्वायर, एरिया आ जाएगा πd² अपान 4। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू ρL अपान πr², ये एरिया हो गया, R की वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो हो जाएगा ρL अपान πd² अपान 4। तो ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब वायर का डायामीटर दिया गया हो या रेडियस दी गई हो, उस केस में आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, रेडियस गिवन हो या डायामीटर गिवन हो, रेडियस या डायामीटर मिलीमीटर में गिवन होगा तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है।
तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। रेडियस ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। डायामीटर, इसे डायामीटर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर डायामीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये फार्मूला आप तब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे जब आपको या तो डायामीटर दिया गया हो क्वेश्चन में या तो आपको रेडियस दी गई हो, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। अब अगर हम सेम मटेरियल के 2 वायर से ले लिए, देखिए एक वायर हमने ये ले लिया, एक वायर ये ले लिया, दोनों ये सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल के हैं तो रो सेम हो जाएगा, लेकिन हमने इन दोनों की लेंथ अलग अलग ली है, इनकी रेडियस अलग अलग ली है। देखिए इनकी हमने लेंथ अलग अलग ली है, एक की लेंथ हमने L1 ली है, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की हमने रेडियस R2 ली है, इसकी लेंथ L2 ली है। अब हमें इन दोनों वायर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, इन दोनों वायर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो हमारा आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू R2/R1 होल स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल R1/R2 इक्वल टू L1/L2, R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में R2/R1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला तब आप यूज करेंगे जब सेम मटेरियल के 2 वायर की लेंथ डिफरेंट दी गई हो, रेडियस डिफरेंट दिया गया हो, आपसे कहा जाए उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। तो जब आपको सेम मटेरियल के 2 वायर्स डिफरेंट रेडियस के गिवन हो, लेंथ के गिवन हो, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो हम एक एप्लीकेशन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, ये L लेंथ का कोई एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। आपने क्या किया, इस वायर को डबल फोल्ड कर दिया, इस वायर को फोल्ड कर दिया हाफ। देखिए फोल्ड कर दिया आपने, ये जब फोल्ड कर देंगे इसको आपने बीच से फोल्ड कर दिया, मीन्स एक के ऊपर एक ला करके आपने इसको फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड कर देंगे तो उस केस में लेंथ तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको बीच से मिडिल से आपने फोल्ड किया है, तो लेंथ तो हाफ हो जाएगी, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन A और A 2A हो जाएगा, मीन्स ये डबल थिकनेस का हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल में कि कोई एक वायर है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है, आज अगर उस वायर को फोल्ड कर दिया गया टू पार्ट में, डबल फोल्ड कर दिया गया, अब बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इस केस में आप फार्मूला यूज करेंगे, R1/R2 इक्वल होता है L1 कितना था आपका, L था, और L2 कितना हो गया, L/2 हो गया। A2 एरिया कितना हो गया, बाद का एरिया A और A 2A हो गया। A1 कितना था, A था, तो आपका हो जाएगा L/L/2 इंटू 2A/A। तो यहाँ से आएगा R1/R2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा R1/4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वायर को फोल्ड कर दिया जाए, डबल फोल्ड कर दिया जाए, तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस जितना पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। अगर इसको ट्रिपल फोल्ड कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा पहले का 1/9 हो जाएगा। अगर इसको 4 टाइम्स फोल्ड कर दिया जाए तो जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब 2 टाइम्स फोल्ड किया गया तो नया रेजिस्टेंस पहले का 1/4 हो जाएगा। अगर इसको 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो नया रेजिस्टेंस पहले का 1/9 हो जाएगा। अगर इसको हम 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो नया रेजिस्टेंस पहले का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको हम 5 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो नया रेजिस्टेंस पहले का जो है 1/25 टाइम्स हो जाएगा। तो जब भी किसी वायर को n टाइम्स फोल्ड कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस पहले जितना था उसका 1/n² टाइम्स हो जाता है। मान लीजिए 2 टाइम्स फोल्ड कर दिया जाएगा तो नया रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दिया जाएगा तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया जाएगा तो 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ये हो गया। आइए हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ से आपके यहाँ न्यूमेरिकल जरूर आता है, आपके बोर्ड में भी आता है, आपके IIT मेंस में भी आता है, और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। इसको जरा देखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर।
जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए या पुल्ड किया जाए, जब किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए या पुल्ड कर दिया जाए, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसको बड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये कोई एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस जो है R है, रजिस्टिविटी इसकी रजिस्टिविटी रो है। क्या है? रजिस्टिविटी रो है। इसको यह फोर्स अप्लाई करके के पुल्ड कर दिया गया या स्ट्रेच कर दिया गया। जब आप स्ट्रेच कर दोगे तो लेंथ तो इसकी इंक्रीज होगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। जब किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए तो लेंथ लंबाई में तो बढ़ जाता है, लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो जब किसी वायर को हम स्ट्रेच्ड करते हैं या पुल्ड करते हैं तो उस केस में उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है। अब सपोज कर लो लेंथ L2 हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया, रजिस्टिविटी वही रहेगी जो पहले थी क्योंकि मटेरियल तो हमने चेंज नहीं किया। अब हम देखते हैं कि इसका नया रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से चलिए देखिए। जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, उसका मास, उसकी रजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है। मीन्स जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, डेंसिटी नहीं चेंज होती है, मास नहीं चेंज होता है और रजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है। इतनी चीजें नहीं चेंज होती है। क्या क्या चेंज हो जाता है? लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, थिकनेस चेंज हो जाएगी, रेडियस चेंज हो जाएगी, डायामीटर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी वायर को पुल्ड किया जाता है या स्ट्रेच किया जाता है तो स्ट्रेच करने पर ना वायर का वॉल्यूम चेंज होता है, ना डेंसिटी चेंज होती है, ना मास चेंज होता है, ना रजिस्टिविटी चेंज होती है। क्या क्या चेंज हो जाएगा? उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, डायमीटर चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो पहले इसका वॉल्यूम V1 मान लो, इसका V2 मान लो, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, तो A इंटू L इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ से A1 L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 L2 आ जाएगा। A1 L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 L2 आ जाएगा। तो यहाँ से A1 अपान A2 क्या आ जाएगा? L2 अपान L1 आ जाएगा। A1 अपान A2 क्या आ जाएगा? L2 अपान L1 आ जाएगा। या आप इसको राइट करेंगे A2 अपान A1 इक्वल टू L1 अपान L2 आ जाएगा। तो जहां हमें A2 अपान A1 हो वहां पर L1 हमारे L2 राइट कर सकते हैं। जहां पर A2 अपान A1 हो वहां पर हम L1 अपान L2 राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नया रेजिस्टेंस इस वायर का कितना हो जाएगा, उसको कैसे आप न्यूमेरिकल में निकाल सॉल्व करेंगे। हम देख रहे थे कि A2 अपान A1 इक्वल टू L1 अपान L2। आपका फॉर्मूला होता है R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1 होता है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि A2 अपान A1 किसके इक्वल है? L1 अपान L2 के। A2 अपान A1 किसके इक्वल है? L1 अपान L2 के। तो A2 अपान A1 के प्लेस पर क्या रख दीजिए? L1 अपान L2। जब आप A2 अपान A1 के प्लेस पर L1 अपान L2 रख देंगे तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू L1 अपान L2। तो ये हो जाएगा L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम कंक्लूजन देखिए, R1 प्रोपोर्शनल L1 स्क्वायर है, R2 प्रोपोर्शनल L2 स्क्वायर है। इससे हमारा कंक्लूजन आया कि R प्रोपोर्शनल क्या होगा? L स्क्वायर होगा। R प्रोपोर्शनल क्या होगा? L स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है या पुल किया जाता है तो उस केस में जिससे उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसका रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। जब किसी वायर को पुल्ड किया जाता है या स्ट्रेच्ड किया जाता है तो उस वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है। क्या? R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है। यहाँ पर L क्या उसकी लेंथ है।
तो इस फॉर्मूले को आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। यहाँ से ये न्यूमेरिकल तब आप सॉल्व, ये फॉर्मूला तब आप सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल के लिए जब उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का केवल डिस्कस ना किया गया हो। आपसे कहा जाए कोई एक वायर है, उसको पुल्ड कर दिया गया या और जिससे उसकी लेंथ पहले की 3 टाइम्स हो गई। अब बताइए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लो आपने वायर को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तब आप क्या करेंगे, इफ L2 इक्वल टू एन L1 हो गया, क्या L2 इक्वल टू एन L1 हो गया, मीन्स आपने स्ट्रेच किया तो बाद वाली लेंथ पहले वाली की 2 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तब आप क्या करेंगे, तो R1 अपान R2 हो जाएगा L1 अपान L2। L2 क्या है, एन L1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपान एन स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1 अपान एन स्क्वायर। तो R2 आ जाएगा एन स्क्वायर R1, R2 आ जाएगा एन स्क्वायर R1। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी वायर को पुल्ड करके उसकी लेंथ पहले की n टाइम्स कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। जब भी किसी वायर को पुल्ड करके उसकी लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। मीन्स अगर किसी वायर को आपने स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ ट्रिपल हो गई तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ 4 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। तो जब भी किसी वायर को खींच करके या पुल्ड करके उसकी लेंथ को पहले से n टाइम्स कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अब कितना चेंज हो गया रेजिस्टेंस, अगर फाइनल रेजिस्टेंस पूछा जाए तब तो आप यूज करेंगे R2 इक्वल टू एन स्क्वायर R1, लेकिन चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा जाए डेल्टा R, तो डेल्टा R देखिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा R हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। अब फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, एन स्क्वायर R1 है, इनिशियल कितना है R1 है, R1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो डेल्टा R क्या हो जाएगा, R1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। डेल्टा R क्या हो जाएगा, R1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब भी आपसे कहा जाए कि परसेंटेज फाइंड आउट करिए तो डेल्टा R अपान R1 कर दीजिए, एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये हो जाएगा डेल्टा R1 अपान R1 इंटू 100 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा। सपोज कर लो कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी वायर के लेंथ को, किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप एन की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो 4 माइनस 1 इंटू 100 300% आ जाएगा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया कि किसी वायर को स्ट्रेच कर करके उसकी लेंथ पहले का डबल कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा R1 अपान R1 इंटू 100 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 300%। क्या आ जाएगा, 300% आ जाएगा। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात और, यहाँ देखिए R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है, तो R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है तो डेल्टा R अपान R इंटू 100 करेंगे तो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा R अपान R इंटू 100। ये क्या है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज है, ये क्या है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज है, ये क्या है, लेंथ में परसेंटेज चेंज है। तो डेल्टा R परसेंट इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल परसेंट, डेल्टा R परसेंट इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल परसेंट। तो जब भी आपको लेंथ में चेंज 10% से कम दी गई हो, जब भी आपको लेंथ में परसेंटेज चेंज 10% से कम दी गई हो, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जैसे कहा जाए कि किसी वायर की लेंथ को 0.2% चेंज कर दिया गया, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा R परसेंट 2 इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा 0.04%। आपसे ये कहा जाए किसी वायर की लेंथ को 5% इंक्रीज कर दिया गया, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 5 10% आ जाएगा। आपसे कहा जाए किसी वायर की लेंथ को 1% इंक्रीज कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस कितने परसेंट आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस परसेंटेज आ जाएगा 2 इंटू 1% 2% आ जाएगा। तो जब भी किसी वायर की लेंथ में 10% से कम चेंज किया गया हो और आपसे कहा जाए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालो, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल्टा R परसेंट इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल परसेंट। यहाँ से आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप अनसॉल्व में देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा।
अब अगर 10% से ज्यादा चेंज किया जा रहा है तब ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करेंगे। अगर किसी वायर की लेंथ को 10% से ज्यादा चेंज किया जा रहा है तब ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, R1/R2 है L1/L2 का होल स्क्वायर, इसको रिवर्स कर दो, R2/R1 हो जाएगा, L2 ऊपर चला जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, L2/L1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो R2 - R1 1 माइनस कर दो बोथ साइड से, R2 - R1/R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, 1 माइनस कर दिया बोथ साइड से, R2 - R1 अपॉन R1 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा L2/L1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा। अब डेल्टा ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है। क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है। ये डेल्टा R% क्या हो जाएगा, L2/L1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे लेंथ में चेंज जो है वो डेल्टा 10% से ज्यादा दिया गया हो, चाहे वो 10% से कम दिया गया हो। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, दोनों के केस में। तो जब भी आपको लेंथ में चेंज दिया जाए और आपसे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब भी 10% से कम चेंज हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ये केवल जब 10% से कम हो तभी के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम यूज की गई है। तो देखिए, जब भी आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना हो और लेंथ में डिस्कस किया गया हो तो आप ये न्यूमेरिकल यूज करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि किसी वायर की लेंथ को 25% चेंज किया जाता है, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, या इसका एक शॉर्टकट बन जाता है। वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, वो आ जाता है डेल्टा R% इक्वल टू, ये आ जाता है डेल्टा L परसेंट 1 प्लस L2/L1। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा R% इक्वल टू डेल्टा L परसेंट 1 प्लस L2/L1। अब सपोज कर लो कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी वायर की लेंथ को 25% चेंज कर दिया गया, बताइए कितने परसेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, डेल्टा R% हो जाएगा, लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना दिया है 25, 1 प्लस L2 कितना हो जाएगा। अब 25% चेंज किया जा रहा है, तो अगर हम L1 को 100 मान लें तो L2 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये 125 हो जाएगा, L1 कितना है 100 है। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा R% इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 और इंटू ये आ जाएगा 1.25 और 1.125 प्लस आपका ये आ जाएगा 2.25। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा R% इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 5 जो 125, 25 2 जो 50 और 10 60 62 आ जाएगा। ये आ जाएगा 56%। क्या आ जाएगा 56.25%। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वायर की लेंथ को 25% चेंज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेल्टा R% इक्वल टू डेल्टा L परसेंट 1 प्लस L2/L1 कर दो। डेल्टा L परसेंट आप कितना रखोगे 25%, कितना परसेंट चेंज किया गया 25%, 1 प्लस L2/L1। L1 को अगर हम 100 मान लीजिए L1 को 100 मान ले, 25% लेंथ चेंज हो जाएगी तो L2 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ 125 रख दो, यहाँ 100 रख दो, तो हो जाएगा डेल्टा R% इक्वल टू 25 1 प्लस 125/100। तो हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस 1.25, यह जाएगा 2.25, यह जाएगा 56.25%। तो जब भी किसी वायर की लेंथ को 25% चेंज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस 56.25% चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपके अनसॉल्व में आए हुए हैं, आप उन अनसॉल्व को ओपन करिए, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ये कॉन्सेप्ट आपके एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप में से जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIT मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इन कॉन्सेप्ट को आप जो है अच्छे से सीख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको रेडियस में चेंज दिया जाए या डायमीटर में चेंज दिया जाए तब आप जो है वो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके।